अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और लेक्चर नंबर 2 है हमारा जिसमें हम स्पेक्ट्रम और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है हम स्टडी करेंगे। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, बेसिकली वही स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम के बारे में बोहर ने बताया था और बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम जो है वो क्या, वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करते हैं। वो किस तरह लाइन स्पेक्ट्रम की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं उसको हम जो है आज की क्लास में मेंशन करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, बेसिकली स्पेक्ट्रम इज द बैंड्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो डिफरेंट कलर्स के बैंड्स निकलते हैं एक कलर की लाइट से। मिसाल के तौर पे सूरज की रोशनी जो सफेद कलर की है, जब वो प्रिज्म से टकराती है तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, उसके बैंड्स ऑफ लाइट बनते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सही है। अच्छा, लाइट जो है वो दो तरह की होती है, दो टाइप्स की हो सकती है। एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट और दूसरी होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? वो लाइट होती है जो सिंगल कलर इसके अंदर होता है, सिर्फ एक कलर की लाइट, जिसे हम कहते हैं बल्ब के अंदर। बल्ब के अंदर एक कलर की लाइट होती है। ठीक है, वो जब प्रिज्म से टकराएगा तो उसमें सिर्फ एक ही बैंड निकलेगा। लेकिन अगर सूरज की लाइट टकराएगी तो क्या होगा, उस 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। वो क्यों होगी इस तरह से? क्योंकि वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। दैट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है मेनी कलर्स। इसमें ऐसी लाइट जिसके अंदर मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स हो। जैसे सूरज है हमारे पास, सूरज एक ऐसी सोर्स है जिससे पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकलती है। अगर वो टकराती है लाइट आपके प्रिज्म से तो उससे 7 जो है डिफरेंट कलर्स बनते हैं और निकलते हैं, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पे क्या होगी कि व्हेन अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट बहुत सारे कलर्स वाली लाइट जो है पास होती है प्रिज्म से, ठीक है, passes through a prism, then it splits into 7 colors or spectrum। तो वो क्या कर देती है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है, और सही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वही हमारा एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं। हम अभी इसको यही पढ़ते हैं, कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम, फिर आगे पढ़ेंगे उससे। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की सोर्स क्या होती है? सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं कि द सोर्स ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मस्ट इमिट्स एनर्जी कंटीन्यूअसली, या फिर द सोर्स ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मस्ट इमिट कंटीन्यूअस एनर्जी। जो सोर्स होनी चाहिए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें से एनर्जी कंटीन्यूअसली निकले, लगातार निकले, मुसलसल निकले। और वो हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है सूरज, जिससे हम कंटीन्यूअसली एनर्जी जो है वो खारिज करता है। ठीक है, लगातार एनर्जी खारिज करता है। तो जब लगातार एनर्जी खारिज करता है सूरज, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने सेकंड पॉइंट में यही बात करी है कि मेरा सनलाइट, जब एक सूरज की रोशनी, ठीक है, क्योंकि सूरज से ही बन सकता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो हमने कह दिया व्हेन सनलाइट passes through a prism then it splits into 7 colors। जब प्रिज्म से गुजरती है सूरज की रोशनी तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। ठीक है, वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं हम उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले जो है स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा जी, अच्छा, जब वो 7 कलर्स निकलते हैं, सूरज की रोशनी जब टकराई प्रिज्म से और 7 कलर में वो स्प्लिट हो गई, तो उसके अंदर एक खासियत क्या होती है इस कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यही है कि देयर इज नो गैप बिटवीन कंटीन्यूअस बैंड्स। कंटीन्यूअस बैंड्स जो होंगे लाइट के, उसमें कोई गैप नहीं होगा। ठीक है। अब कैसे बनेगी पहले तो बताऊं मैं आपको, ये लाइट बनेगी कैसे, फिर उसके बाद बात करेंगे गैप का क्या मामला है। अच्छा, ये सनलाइट हमारे पास सन है और सन की लाइट हमारे पास जो है प्रिज्म में आ रही है। सन जो है वो सन की लाइट होती है, वो कौन सी होती है? वो व्हाइट लाइट होती है। ठीक है जी। और व्हाइट लाइट की पास जो होते हैं वो डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं। ठीक है जी, उसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सूरज से सफेद रोशनी जो है वो निकली और प्रिज्म में आके टकराई, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी कितने कलर्स में? 7 कलर्स के अंदर। तो देखते हैं कौन से हैं 7 कलर्स। वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये हमारे 7 कलर्स हैं। ये हमारे 7 डिफरेंट कलर्स हैं जो सूरज की रोशनी में से निकलते हैं जब वो प्रिज्म से टकराती है। और इनको हम याद करने के लिए क्या कहते हैं? विबग्योर, दैट इज VIBGYOR, विबग्योर। सबसे ज्यादा जो हाई वेवलेंथ वाले होते हैं वो होती है आपकी लाल रोशनी, क्योंकि लाल ही रोशनी हमें ज्यादा दिखती है सूरज से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट की होती है और उसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है। एक एमसीक्यूज की जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन है, दैट इज अगर आपसे पूछता है कि वेवलेंथ कितनी होती है लाल रोशनी की जो सूरज से निकलती है, उसकी होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपसे पूछता है वायलेट जो सबसे कम होती है वेवलेंथ किसकी होती है, तो आपने बताना होगा कि वो वायलेट की होती है, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये वही आपका बॉन्ड लेंथ वाला एक यूनिट है जिसे हमने कहा था कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू
10⁻⁻10, ठीक है, हमने बोहर के मॉडल में भी इसको पढ़ा था, ठीक है, और रेडियस जब हम फाइंड कर रहे थे। तो ये हमारे पास अब ये हमें बन गया स्पेक्ट्रम, तो ये हमारा बन गया स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में खास बात क्या थी, इसमें जो 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट निकली ना, उसके अंदर कोई गैप नहीं था। जैसे अगर रेड लाइट जो है वो बनी तो उसके फौरन ही नीचे जो है वो ऑरेंज लाइट भी आ गई, और उसके फौरन नीचे फिर येलो जो है वो डिफरेंट कलर्स, तो उसमें क्या हुआ, कोई गैप नहीं आया, या कोई आप क्या कहेंगे ब्लैक लाइन नहीं आई कि ये मेरे पास एक जो है वो लाल कलर आया, उसके बाद फौरन जो है वो एक दूसरा कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, कोई गैप नहीं आया, ये लाल कलर ऊपर था और उसके साथ ही जो है वो ऑरेंज कलर लग गया, और उसमें कोई गैप नहीं है बीच में। तो अगर गैप नहीं है बीच में, उसी के साथ दूसरा कलर मिला हुआ है, फिर उसी के साथ तीसरा कलर मिला हुआ है, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां, तो अगर इस तरह से कलर्स मिले हुए आपस में, तो उसका मतलब वो स्पेक्ट्रम क्या है, वो आपका स्पेक्ट्रम जो है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसका मतलब उसमें कोई बैंड इसका मतलब उसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है, बैंड बन रहे हैं जो कंटीन्यूअस बैंड बन रहे हैं उनमें कोई गैप नहीं है, तो लास्ट पॉइंट का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम ये वही स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में बोहर ने कहा था कि एटम्स से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि वो कंटीन्यूअसली लाइट जो है तो कंटीन्यूअसली एनर्जी जो है एमिट नहीं करते, तो इसलिए हमने लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम रखा है यहाँ पर, दैट इज डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसकी सोर्स क्या होती है? द सोर्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इज लाइट इमिटिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। जो लाइट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से निकलती है एक्सरे की सूरत में, एक्सरे की शक्ल में, उसे हम कहते हैं कि वही लाइट जब टकराएगी प्रिज्म से तो क्या बनाएगी, तो वो स्पेक्ट्रम बनाएगी, लेकिन वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब वो लाइट किस तरह से निकलती है, यहाँ पर हमने जो है डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है और उसमें कोई भी एटम जो है वो गैसियस एटम रखा है और उसको हमने जो है कनेक्ट कर दिया है हाई वोल्टेज के साथ। तो जब यहाँ से आपकी कैथोड से एनोड के पास जो है वो रोशनियां जाएंगी, जब कैथोड से एनोड के पास लाइट जाएगी, तो अगर वो लाइट जो है प्रिज्म से गुजार दी जाए तो क्या होगा, वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, और फिर उसमें क्या होगा, वो 7 डिफरेंट कलर जो बन गए उसमें चेंज क्या है आपके कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम से, तो उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन पहले डेफिनेशन देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। कह रहे हैं कि व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब, जब लाइट निकली है डिस्चार्ज ट्यूब से, ठीक है जी, और से हमने पास कराया, पासेस थ्रू प्रिज्म, जब प्रिज्म से वो गुजरी, देन इट स्प्लिट्स, वो भी स्प्लिट हुई है इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में। लेकिन मामला क्या हुआ, बट देयर इज अ गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बैंड्स, लेकिन क्या हुआ, उसमें गैप आया आपके कंसेक्यूटिव बैंड्स के अंदर, वहां पर कोई गैप नहीं था, यहाँ पर क्या होगा, गैप आएगा। किस तरह आएगा, आइए देखते हैं इसको। तो देखें, एक्सरेज मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से लाइट निकली और हमने प्रिज्म से गुजारा, तो वो लाइट्स को हम एक्सरे कहते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक आ रहे हैं हमारे एक्सरे के बारे में, उसको हम तभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे एक्सरे को। तो एक्सरे से जब वो गुजरी, तो एक्सरे प्रिज्म से गुजरे, तो प्रिज्म में क्या हुआ, वही 7 रोशनियां, वही 7 डिफरेंट कलर्स बने, लेकिन फर्क क्या आया, इसमें फर्क क्या आया कि रेड जब लाइट बनी तो उसके बाद रेड की लाइट बनी, उसके बाद एक क्या आया, एक ब्लैक लाइन स्पॉट हुई, ठीक है, एक ब्लैक लाइन ऑब्टेंड हो गई, तो मतलब एक अंधेरा बीच में छा गया, फिर दोबारा दूसरी लाइट आई। अब इसकी मिसाल ये है कि यहां से क्या हुआ, एकदम लाल रोशनी बनी और उसके बाद फिर बीच में एक ब्लैक लाइन बन गई, ठीक है, एक ब्लैक लाइन आई और उसके बाद फिर तीसरी लाइन आई, ठीक है। इस तरह से आपका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, थोड़ा सा मैं इस तरह समझा देता हूं। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा कि एक लाल लाइट आई आपकी, उसके दरमियान उसके बीच में फिर ब्लैक लाइन स्पॉट हो गई, ठीक है। अब वो ब्लैक लाइन क्यों स्पॉट हुई, क्योंकि डिसकंटीन्यूअस फॉर्म है एनर्जी जो है खारिज हो तो रही है, लेकिन वो डिसकंटीन्यूअसली हो रही है, लगातार नहीं हो रही, मुसलसल नहीं हो रही। तो जब मुसलसल नहीं हो रही तो बीच में क्या आएगा, एक अंधेरा बनेगा, तो जो अंधेरा होगा आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको, लाल लाइट आई स्पेक्ट्रम की, आपके एक्सरे जो प्रिज्म से गुजरे थे उन्होंने लाल रोशनी को जो है वो फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने रोशनी जब लाल फॉर्म की तो उसके फिर एक बाद में क्या आया, एक बैंड आया, ठीक है जी। कौन सा बैंड आया, एक ब्लैक लाइट स्पॉट हुई, और उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम तो बन रहा है लेकिन उसमें लाइन फॉर्म्स हो रही है, इसी तरह से और डिफरेंट कलर्स आते जाएंगे, मेरा मार्कर नहीं है ऐसे कलर्स के, मैं यहाँ पर उसको बना देता हूँ। जैसे फिर ब्लू लाइट आई तो फिर आपका क्या हुआ, फिर दोबारा एक ब्लैक आपके पास बन जाएगा, एक फिर ब्लैक आपका लाइट इमिट, तो फिर एक और लाइट जो है, तो एक और जो है आपका ब्लैक लाइन जो स्पॉट हो जाएगी और फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से डिफरेंट कलर्स आते जाएंगे और क्या होता जाएगा, हमें लाइट जो है वो बीच में एक लाइन बनती जाएगी, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है।
लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं जो एटम के ऊपर हमने रखी हैं, क्योंकि एटम में से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है तो उसको हमने सब डिवाइड कर दिया है और दो फॉर्म्स के अंदर। एक हमारे पास होती है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम उसको अब जो है पढ़ लेते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि when a beam of a light is passed through an absorbing material like gaseous sample of atom, the element absorbs certain wavelength। कि जब लाइट जो है पास कराई जाए किसी ऐसे मटेरियल से जिसके अंदर काबिलियत हो, खासियत हो एब्जॉर्ब करने की उस लाइट को, जैसे हमारे पास एक मिसाल है गैसेस सैंपल ऑफ एटम। एक एटम है जो गैसेस स्टेट में मौजूद है, जो एक अभी ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, ठीक है जी, वो काबिल है किस चीज का, उस चीज का काबिल है कि उसमें जो लाइट जाए तो वो एब्जॉर्ब कर सके। और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम होगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब उसमें जज्ब हो रही है लाइट। जब लाइट जज्ब हो रही थी तो उसने कौन सा स्पेक्ट्रम बनाया, उसने कैसे कलर जो है जनरेट किया, हम उसको इसमें पढ़ते हैं, ठीक है जी। और वो कितनी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगी सर्टेन वेवलेंथ्स के ऊपर। डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी उसकी एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिसाल दी उसकी एक डायग्राम के जरिए। अच्छा, एक और बात कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कोल्ड गैसेस में होती है, वो कोल्ड एटम्स में होती है, कोल्ड सैंपल ऑफ एटम्स में होगी। मतलब ऐसे एटम जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद हो, जिनके पास कोई एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब ना हुई हो पहले से, उन्हीं के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जो कोल्ड गैस जो है उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकलता है, उसमें से जो लाइट निकलती है, जब वो प्रिज्म से आकर टकराती है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म में खासियत है वो डिफरेंट कर देता है लाइट्स को, ठीक है, स्प्लिट कर देता है। तो स्प्लिट किस तरह करता है कि जब वो स्प्लिट करता है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारे क्या होता है स्पेक्ट्रम में, दिस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, जो स्पेक्ट्रम यहां हमें मिलता है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस। उसके अंदर सीरीज होती है डार्क लाइंस की, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है जी, विद अ ब्राइट बैकग्राउंड। लेकिन जो बैकग्राउंड होता है इसका वो ब्राइट होता है। जैसे मैंने कलर्स बनाए हैं, मेरे पास 7 कलर्स तो नहीं है मार्कर में, तो मैंने एग्जांपल में कुछ रख दिए हैं, इट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये क्या होगा, जो बैकग्राउंड होगा सारा स्पेक्ट्रम का वो क्या होगा, वो कलरफुल होगा, वो ब्राइट होगा, सही है। लेकिन उस ब्राइट स्पेक्ट्रम के अंदर सीरीज ऑफ डार्क लाइंस जो है वो मौजूद होंगी, जिस तरह यहाँ पर मेंशन हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर इमिशन का मतलब होता है खारिज होना, कि जब यहाँ से हमने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट तो क्या हो गया, वो खारिज होगी। तो खारिज होगी तो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाएगी, उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो किन चीजों से जो है वो फायदा है, किन चीजों से जो है वो क्या सोर्सेज हो सकती हैं उसकी इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की। तो हमने पहले लिख दिया सोडियम वेपर्स लैंप जो स्प्लिट लाइट्स होती है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, हॉट सॉलिड्स और एलिमेंट्स के अंदर से इमिट्स सर्टेन वेवलेंथ। वो क्या करते हैं, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को जो है वो इमिट करते हैं, ठीक है जी। क्यों इमिट करते हैं लाइट, क्योंकि वो हॉट हो चुके होते हैं, गर्म होते हैं। तो इसके हमने यहाँ पर लिखा कि जब हॉट गैस सैंपल के अंदर से या हॉट सॉलिड के अंदर से या सोडियम वेपर लैंप के अंदर से या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं और वो प्रिज्म से जाके जो है क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं प्रिज्म को, तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर जो चेंज आता है वो क्या आता है, दिस स्पेक्ट्रम, जो इससे स्पेक्ट्रम बनता है, जब हॉट गैसेस से या हॉट सॉलिड से स्पेक्ट्रम बनता है तो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है वो कंसिस्ट किसका होता है, सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस। उसके अंदर जो होती हैं सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस होती हैं विद डार्क बैकग्राउंड। उसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है, मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो डार्क होगा और जो इसकी लाइंस होंगी उसके अंदर किसकी होंगी, वो सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस होगी। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि यहाँ पर क्या है, रेड लाइन है हमारे पास, ठीक है, फिर नीचे आपके पास एक ब्लू लाइन है और बीच में ज्यादा क्या है हमारे पास, जो बैकग्राउंड है वो सारा ब्लैक है। तो मतलब जो है यहाँ पर रेडिएशंस हो रही हैं, एनर्जी जो है इमिट हो रही है। जब एनर्जी इमिट होती है तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम में ज्यादा मिल रहा होता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो ब्लैक लाइन कम मिल रही होती है और कलर जो है वो ज्यादा मिल रहे होते हैं। ये हॉट गैसेस में होता है और वो कोल्ड गैस में होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो एक बार फिर देख लें इसको, कोल्ड गैस में क्या होगा, कोल्ड गैस में सीरीज ऑफ डार्क लाइंस होंगी लेकिन ब्राइट बैकग्राउंड होगा, और हॉट गैस में क्या होगा, सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस होंगी लेकिन जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा का पूरा डार्क होगा। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कि हाइड्रोजन एलिमेंट में किस तरह से स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है हम बात कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से फॉर्म होता है, और हम हाइड्रोजन के ही स्पेक्ट्रम की क्यों बात करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रम की क्यों नहीं बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल सिस्टम में आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका स्पेक्ट्रा जो है वो जनरेट हो सकता है बहुत आसानी से।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप किसी भी शेल से उड़ाना चाहते हैं तो आसानी से कम एनर्जी से वो उड़ सकता है। और बोहर ने सिर्फ इसी एलिमेंट की इसीलिए से बात की है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है उससे आराम से जो है ट्रांजिट करवा सकते हैं आप लोअर से लेके हायर तक। सही है, तो बोहर ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था ये हायर से और लोअर वाला एनर्जी वाला और स्पेक्ट्रम वाला के एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह जनरेट होते हैं। तो हम सिर्फ जो स्टडी करते हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। ठीक है जी, किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, डिफरेंट 5 लाइंस होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात करेंगे कि एनर्जी किस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जनरेट होती है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल तक चला जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, दूसरे हम क्या रखते हैं, उसे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसे हाई एनर्जी देते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स देते हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर वो आपकी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, उस एटम के ऊपर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जो एनर्जी आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है वो एटम जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन के, और जब वो एटम एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को, उस दौरान अगर उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, उसे प्रिज्म के पास जो है वो उसे प्रिज्म से जो है गुजारें तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं। सही है, वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिस्कवरीज के ऊपर, अपने ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो उनके नाम दिए हैं उनको हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ऐसा होता किस तरह है। डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन टूटा है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बोहर का मानना ये था कि अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वो E1 से चला जाता है कहाँ पर, E2 में। ठीक है, हायर स्टेट में चला जाता है वो लोअर से। जब वो हायर जाता है लोअर से तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो लोअर से हायर में गया है। लेकिन जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो रेडिएट करता है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि हमेशा जो है एटम एक्साइटेड नहीं रहता, वो कहाँ आता है, वो वापस भी आता है अपने लोअर स्टेट में। सही है, तो जब लोअर स्टेट में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, फिर हम इसको लिख देंगे E2 माइनस E1। सही है, अब यहाँ पर E2 का मतलब ये नहीं है कि N2 दैट इज शेल नंबर 2। E2 का मतलब है हायर एनर्जी लेवल, कोई सा भी हो सकता है वो। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जो है वो 5 सीरीज होती हैं। दैट मींस हमने आज तक 5 ही ऑब्जर्व की हैं उसकी शेल्स के, 5 शेल्स तक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और नीचे गिर रहा है वहां से। ठीक है, तो ये मामला है। अच्छा, फिर हमने बोहर के मॉडल में ये भी पढ़ा था कि जो एनर्जी निकलती है वो फोटॉन्स की सूरत में निकलती है। ठीक है, H जिसको हमने कहा था, फोटॉन की सूरत में निकलती है एनर्जी, तो खारिज होती है एटम्स के अंदर से। और हाइड्रोजन के अंदर से, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात हम कर रहे थे तो हमने हाइड्रोजन की बात की थी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जब हाइड्रोजन एटम के बारे में देख लिया कि एटम, हाइड्रोजन एटम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी और वो फिर कहाँ जा रहा है, लोअर से हायर में चला जा रहा है। तो उसकी सीरीज के बारे में, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जो है स्टडी की गई। तो उसे हाई स्पेक्ट्रोमीटर की जो है वो मदद से ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर उसकी 5 डिफरेंट सीरीज हैं। तो कौन सी सीरीज हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी की और अपने नाम के ऊपर जो है उस सीरीज को रख दिया। तो हम सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो सीरीज किस तरह से और कैसे हम उनको पहचान सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख के, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को देख के। तो पहली सीरीज हमारे पास जो होती है उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो क्या होती है, जब आपका हाइड्रोजन एटम, अच्छा मैं इसको यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। हमने कहा कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ये हमारे पास जो है स्पेक्ट्रल लाइन है, ये हमारे पास 5th स्पेक्ट्रल लाइन है, ये हमारी 4th है, ये हमारी 3rd है, ये 2nd और ये 1st। हमने कहा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर 5th, 4th, 3 या 2 से गिरता है 1st ऑर्बिट के अंदर, ठीक है जी, 1st सीरीज के अंदर, मिसाल के तौर पे वो 5 से गिरे या 4 से गिरे या 3 से गिरे या 2 से गिरे, किसमें, 1 के अंदर, तो वो जो सीरीज हमारी कहलाएगी वो सीरीज हमारी कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, अगर उस स्पेक्ट्रल लाइन को आपने देखना है तो आपको वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी। इसकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से भी कम है। इन वैल्यूज को और इन रीजन को आपने याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड सीरीज हमारे पास है बार्नर सीरीज। बार्नर सीरीज का जो मामला होता है वो कैसा होता है, बार्नर सीरीज में हमारे पास, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और फिर बताता हूँ बार्नर सीरीज का भी। बार्नर सीरीज में हमारे पास मामला ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से नीचे आता है, इलेक्ट्रॉन हमने कहा ये 5th है, ये 4th और ये 3rd, ये 2nd और ये 1st। अब इसमें क्या होगा, बार्नर सीरीज में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आ सकता है, N3, N4, N5, N6 इंफिनिटी।
किसी भी आपके शेल से जो है वो 2 से ऊपर वाले शेल से, दैट मींस वो अगर 5 से भी आ सकता है सेकंड में, ठीक है, वो 4 से भी आ सकता है सेकंड में, वो 3 से भी आ सकता है सेकंड में। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है 5 4 3 से जो है वो सेकंड में आके गिरता है, तो वो कौन सी सीरीज होती है? वो हमारे पास बाल्मर सीरीज होती है, ठीक है। अगर इस सीरीज में आपके पास इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है 5th 4th और 3rd ऑर्बिट से, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारी बाल्मर सीरीज है। और बाल्मर सीरीज जो है वो कौन से रीजन में आती है? वो विजिबल रीजन में आती है, जिसे आप स्पेक्ट्रल लाइन को खुद देख सकते हैं अपनी आंख से। और उसकी जो आपकी वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद हमारी 3rd सीरीज है, दैट इज पास्टन सीरीज। और पास्टन सीरीज का भी यही सिलसिला है कि वो 5th ऑर्बिट से या आपके 4th ऑर्बिट से गिरती है। और कौन से ऑर्बिट में गिरती है? वो 3rd ऑर्बिट में गिरती है, ठीक है। 4 से अगर हमारे पास जो है 5वीं शेल से इलेक्ट्रॉन आके 3rd में गिरता है और 4थे शेल से आके 3rd में गिरता है, तो हम इस सीरीज को कहते हैं दिस सीरीज लाइज इन पास्टन सीरीज, ठीक है जी। वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो पास्टन सीरीज में मौजूद होती है। और हमारे पास जो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन सा रीजन होता है उसके लिए? उसका होता है नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है जी। बहुत करीब का इंफ्रारेड रीजन होता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है, सही है। ये हमारा पास्टन सीरीज। इसके बाद है सेकंड, इसके बाद है हमारे पास 4th सीरीज, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में भी यही मामला है कि इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से 5वीं शेल से गिरा 4th शेल के अंदर, तो ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होगी, अब जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारे को मिलेगी वो हम कहलाएगी ब्रैकेट सीरीज के अंदर आएगी, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन को देखना चाहते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है मिड इंफ्रारेड रीजन में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास फंड सीरीज। फंड सीरीज में क्या होता है कि हमारा जो है 6th 7th 8th ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर 8वें से 7वें से 6ठे से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें आके गिरता है? 5th ऑर्बिट के अंदर आके गिरता है, तो वो हमारी कहलाती है फंड सीरीज। और फंड सीरीज जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में जो है वो देखने को फार इंफ्रारेड रीजन में जो है वो देखी जा सकती है। तो ये हमारे पास है सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास है लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और है, अगर आपने आपसे सवाल नहीं पूछ लेते हैं पेपर में कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस की हाइड्रोजन एटम की, तो वेवलेंथ का हम फार्मूला जो है वो पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज mu bar is equals to Rydberg constant half of the n2 square and half of the n1 square। n2 जो होगा हमने बात की थी हमेशा वो हायर होगा जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की तरफ, और n1 जो होगा हमेशा लोअर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन आया है ऊपर से, सही है। और हमारे पास जो RH होगा दैट इज राइडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 10967 cm, ठीक है, सेंटीमीटर हमने लिखी थी इसकी वैल्यू। और इसी फार्मूले के हिसाब से जो है कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट अगर हमसे कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन रहा है हमारा एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आया है कहां से? जो हमारा 6th ऑर्बिट से आया है, ठीक है, दैट इज n2 जो हमेशा होगा वो ज्यादा ही होगा, तो n2 6 से आया है और जो हमारे पास आया है जिस ऑर्बिट में वो है हमारे पास n3। तो बताइए वो कौन से रीजन के अंदर जो है वो लाई करेगा, ठीक है, 6 से आया है और 3 में आके गिरा है, तो कौन से रीजन में आके लाई करेगा वो? तो हम इसको सिंपल ही पढ़ सकते हैं, यहां से हम इसको याद कर सकते हैं। निमोनिक है इसका, दैट इज यहां पर हम लिखें L के लिए, लेमन के लिए लिखते हैं लो, और बार्बर के लिए लिखते हैं बेटा, और पास्टन के लिए लिखते हैं पहले, और ब्रैकेट के लिए लिखते हैं हम बोतल, और फंड के लिए लिखते हैं पी लो, ठीक है। आप इस तरह इसको याद कर लेंगे तो आपने आसानी हो जाएगी। निमोनिक है लो बेटा पहले बोतल पी लो, तो अगर आप इस तरह इसको याद करते हैं निमोनिक के तौर पे स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज को, तो ये आपको बहुत आसान हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन फिर आप आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कहा गया कि 6th ऑर्बिट से आगे गिरा है 3rd ऑर्बिट में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3rd कौन सा ऑर्बिट है भाई? लो, लेमन, बार्बर, बेटा, पास्टन पहले। तो पास्टन सीरीज में जो है वो इलेक्ट्रॉन आके गिरा होगा अगर वो कहीं हायर लेवल से आगे 3rd ऑर्बिट में आके गिरा है, ठीक है। ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। होपफुली आपको सारा ये जो स्पेक्ट्रम के बारे में बातें थी क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।